स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के आंतरिक कार्यों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। मतलब राज्य के जो आंतरिक कार्य है भूमंडलीकरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक निर्णय के रूप में राज्य की संप्रभुता में बदलाव आया है। राज्य पहले जैसा आत्म निर्णय लेता था परंतु अब नहीं ले पाता है, क्योंकि बहुत सी गतिविधियां राज्य से बाहर हो चुकी है। पहले सूचना के लिए राज्य पर निर्भर रहना पड़ता था, तकनीक के लिए, परंतु अब ऐसा नहीं है। ठीक है, भूमंडलीकरण के कारण क्या हो, राज्य की संप्रभुता में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे जो भी वो आत्म निर्णय लेता था वो सारी गतिविधियाँ अब राज्य से बाहर हो चुकी है। जैसे सूचना के लिए, तकनीक के लिए, ये सब बाहर हो चुकी है। सेकंड पॉइंट, पहले राज्य लोगों को नागरिकता देते थे। नागरिकता देने में भी राज्य के स्वरूप में बदलाव आया है, क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आकर अपना व्यापार करेगी तो अगर राज्य नहीं भी ना चाहते हुए भी राज्य को उन्हें नागरिकता देनी पड़ेगी। ठीक है, MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब हमारे देश में आकर व्यापार करेगी, वहाँ के लोगों को नागरिकता देगी, तो अगर जो हमें नहीं वहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएगी, अगर हम नहीं भी चाहते फिर भी हमें उन्हें नागरिकता देनी पड़ेगी। ठीक है, राज्य का दायरा कमज़ोर हुआ है। राज्य आज जन कल्याण के कार्यों को उस रूप में नहीं कर पा रहा है जैसे पहले किया करता था। जैसे रोजगार की समस्या पहले राज्य उपलब्ध कराता था, परंतु MNC और TNC के आने से यही रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे राज्य का दायरा कमज़ोर हुआ है। ठीक है, राज्य का दायरा भी कमज़ोर हुआ है, क्योंकि रोजगार की जो भी समस्या होती थी वो राज्य ही उपलब्ध कराता था, परंतु ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई है, ये आके वहाँ पर अपना व्यापार करती वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। इससे क्या हुआ, राज्य का दायरा भी कमज़ोर हुआ है। भूमंडलीकरण के दौर में राज्य के आंतरिक कार्य बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसमें लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ऐसा इसलिए होता है, पहले राष्ट्रीय राज्य में हस्तक्षेप तब देखने को मिलता था जब युद्ध व आक्रमण की स्थिति होती थी, यानी जब एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध होता था तब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसमें हस्तक्षेप करती थी। ठीक है, अब ना राज्य के हर मामलों में ना ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हस्तक्षेप करती है। पहले सिर्फ युद्ध और आक्रमण की स्थिति में ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन यह हस्तक्षेप हर मामले में देखने को मिल रहा है। राज्य की किसी भी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हस्तक्षेप करने वाली संस्थाओं का उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य संस्थाएं। ये संस्थाएं राज्यों के आंतरिक कार्यों पर हस्तक्षेप करती है। ठीक है, ये जो संस्थाएं राज्य के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करती है, राज्य की विकास परियोजनाओं में हस्तक्षेप करती है, विकास की जो भी परियोजनाएं होती है उसमें भी हस्तक्षेप करती है, व्यापार अनुदान में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अलावा सैनिक आयातों में भी हस्तक्षेप देखने को मिलता है। जैसे भारत में जब 5-4 की डील एशिया के साथ हुई थी तब अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार विकास परियोजना में भी समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके कारण राज्य के जो आंतरिक कार्य होते हैं जिन्हें हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब समस्या ये है कि प्रादेशिक निर्णयों को अधिक महत्व दिया जाए या अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को अधिक महत्व दिया जाए। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है या प्रादेशिक संस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी समस्या संजातीय पुनरुत्थान की है। विद्वानों को ये विश्वास था कि जातीय पहचान मौलिक है और प्रारंभ से ही है और ये निर्धारित है, और निर्धारित इसलिए अगर कोई व्यक्तियों का समूह विशेष वर्ग, विशेष धर्म, विशेष जाति या विशेष संस्कृति का है तो ये उनकी एक अलग पहचान है। और विद्वानों को ये भी विश्वास था कि यह जो जातीय पहचान है आधुनिकीकरण के साथ साथ धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी, लुप्त होती चली जाएगी और राष्ट्रीय राज्य का जन्म होगा और इसमें सभी अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में हमें देखने को इसके विपरीत मिलता है। भूमंडलीकरण के कारण जब हम भूमंडलीकरण के दौर में कदम रखते हैं तो 1980 के दशक में हम ये देखते हैं कि ये संजातीय पुनरुत्थान की समस्या अब ये केवल विकासशील देशों में नहीं रही है, बल्कि कनाडा जैसे विकसित देशों में भी फैलती जा रही है। ठीक है,
भूमंडलीकरण के कारण ये संजातीय पुनरुत्थान की समस्या जो है केवल विकासशील देशों में नहीं रही है, बल्कि विकसित देशों में भी फैलती जा रही है। विकसित देशों में भी जातीय आंदोलन होने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैश्वीकरण के कारण पहचान का रूप बदल गया है। पहले जो भी आंदोलन के कारण थे वो पता क्या थे? उनकी अलग पहचान रक्त के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर होती थी। यानी कोई एक विशेष संस्कृति का, विशेष भाषा बोलने वाले लोग अपनी अलगपन के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आंदोलन करते थे या राज्य से मांग करते थे। लेकिन भूमंडलीकरण में पहचान का मुद्दा बदल गया है और अब ये पहचान राजनीतिक कार्यों से जुड़ गई है। यानी कोई एक व्यक्तियों का समूह किसी विशेष विचारधारा से संबंधित है, ये भी संजातीय पुनरुत्थान के रूप में आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। या कोई समूह जिनकी सामाजिक व्यवस्था अलग हो तो भी आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। संजातीय पुनरुत्थान के आंदोलन 3 रूप में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला समूह वो है जो सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनना चाहते हैं, जो वर्तमान राज्य से अलग होना होगा। तो इसलिए उन्हें वर्तमान राज्य से अलग होना होगा और हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना और अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाना है, तो अलग होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए सोवियत संघ। ये दूसरा समूह वे हैं जो विश्वास रखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हो और हमारी पूर्ण स्वतंत्रता, और अगर हमें सत्ता को हासिल करना है तो इसके लिए हमें अलग होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यूगोस्लाविया। तीसरी अवधारणा जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जब राज्य द्वारा किसी एक विशेष वर्ग को अलग छोड़ दिया जाता है या उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, तब ये विशेष वर्ग आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं, जैसे भारत में दलित। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।